स्वागत नहीं करोगे हमारा मेरे प्यारे प्यारे ये इंटर के क्यूडीज। सो इस वीडियो में हम रिवाइज करेंगे आज AS 11। बहुत ही इजी AS है, स्टार्ट टू एंड पूरा रिवाइज कराऊंगा, कंसेप्ट्स भी कराऊंगा, क्वेश्चंस भी कराऊंगा। लास्ट तक देखना, मज़ा आ जाएगा आपको। ठीक है, आपने कहीं से भी पहले पढ़ा हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं ये जो भी बोर्ड नोट्स यूज़ करूंगा ये मैं मेरे टेलीग्राम पे डाल दूंगा। ठीक है, तो ये जो भी बोर्ड नोट्स मैं यूज़ करूंगा मेरे टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। उसके अलावा मैं सिर्फ कंसेप्ट पे नहीं रुकूंगा, मैं आपको क्वेश्चंस भी रिवाइज कराऊंगा। ठीक है, तो इसकी भी जो PDF है मैं वो टेलीग्राम पे डाल दूंगा, मेरे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, तो बिना समय वेस्ट किए फटाफट से शुरू करें। अच्छा, मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर आपको एंड तक आपने वीडियो देखा और पसंद आए लाइक जरूर करना। सब्सक्राइब किए बिना रिवीजन ना, सब्सक्राइब पहले करना फिर देखना। ठीक है, अपना यहाँ मोटिव रिवीजन है, तो मैं डिटेल में आपको रिवाइज कराऊंगा। आपने कितने भी पहले पढ़ रखा हो, पूरी कोशिश करूंगा आपको सब कुछ अच्छे से रिकॉल हो जाए। ठीक है, चलो, सो इस वादे के साथ लेट्स स्टार्ट द रिवीजन इन 3, 2, 1 एंड को। सबसे पहले नंबर AS 11 नाम, द इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स। मतलब अगर आप कोई भी फॉरेन करेंसी में ट्रांजेक्शन करते हो तो उसका इफेक्ट कैसे लेना है। तो इस पूरे चैप्टर को मैंने आपको कहा था ना 3 पार्ट में बांट देना। ऐसा मानना कि एक चैप्टर नहीं है, 3 छोटे छोटे चैप्टर है। ठीक है, करना ईजी हो जाएगा अपने लिए, और तीनों को आपस में लिंक मत करना, अलग अलग रखने देना। ठीक है, तो पहला है अकाउंटिंग फॉर फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन, दूसरा है ट्रांसलेटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ फॉरेन ऑपरेशंस, और तीसरा है अकाउंटिंग फॉर फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, हम एक एक करके सबकी बात करेंगे, बट मैं इन तीनों के डिटेल में जाऊं उसके पहले कुछ डेफिनेशंस हमने को सीखने हैं। सबसे पहला है डेफिनेशन ऑफ रिपोर्टिंग करेंसी। Now what is the meaning of reporting currency? रिपोर्टिंग करेंसी का आसान भाषा में मतलब ये होता है कि जिस करेंसी में आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हो। मान लो हमारी कंपनी है BB वर्चुअल्स, इंडियन कंपनी है, तो जायज़ सी बात है हम अपने फाइनेंशियल्स कौन से करेंसी में बनाएंगे, रुपीज में बनाएंगे, तो रुपीज हो गया हमारी रिपोर्टिंग करेंसी। सिंपल, डन। सेकंड, फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी का मतलब क्या है, अपनी रिपोर्टिंग करेंसी को छोड़कर बाकी सारी करेंसी फॉरेन करेंसी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप मेरी वाइफ से पूछोगे, है ना, मेरे बारे में पूछोगे कि आकाश कंदोई की बहन कौन है, तो मेरी वाइफ बोलेगी, या तो मैं ऐसा बोलूंगा कि मेरी वाइफ छोड़ के सारी लड़कियां मेरी दीदी है ना। वैसे ही एक इंडियन कंपनी से पूछोगे कि फॉरेन करेंसी क्या है, तो बोलेगा मेरा करेंसी छोड़कर बाकी सारी करेंसी फॉरेन करेंसी है। अब समझ आया सर, आगे बढ़ो। फिर और 2 डेफिनेशन है, एक है डेफिनेशन ऑफ मॉनेटरी आइटम्स, एक है डेफिनेशन ऑफ नॉन मॉनेटरी आइटम्स। ये मैं सिर्फ इसलिए डिस्कस करूंगा क्योंकि ये मेरे फर्स्ट पार्ट में काम आएगा। ठीक है, ये मेरे फर्स्ट पार्ट में काम आएगा, मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी बाकी कहीं भी काम नहीं आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो सबसे पहला है अकाउंटिंग फॉर फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन। उसमें घुसने के पहले 2 डेफिनेशन, पहला है डेफिनेशन ऑफ मॉनेटरी आइटम्स एंड सेकंड है डेफिनेशन ऑफ नॉन मॉनेटरी आइटम्स। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉनेटरी आइटम्स। आपको याद होगा तो मैंने ऐसा कुछ एग्जांपल दिया था आपके लिए आपके। अच्छा, मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी पहले तो याद रखना सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट के आइटम्स की रेलिवेंट है। ठीक है, अब इसमें आप एक बात ध्यान रखना, कोई भी ऐसा असेट लायबिलिटी जो जिस वैल्यू पे दिख रहा है, या तो एग्जैक्टली उतना ही पैसा आएगा या एग्जैक्टली उतना ही पे करना है वापस से। कोई भी असेट लायबिलिटी जो जिस वैल्यू पे दिख रहा है, या तो एग्जैक्टली उतना ही पे करना है या उतना ही हमको पैसा आने वाला है। मान लो ट्रेड रिसीवेबल्स 50,000 दिख रहा है, मतलब अपने को कितना पैसा आने वाला है, 50,000। ना 1 रुपया ज्यादा ना 1 रुपया कम। ऑफकोर्स यहाँ विजय माल्या वाली बातें नहीं करने का सर, बैड डेट्स हो गया तो ऐसा हो गया, तो नॉर्मल सर्कमस्टांस में जितना दिख रहा है उतना आ जाएगा। अच्छा, ट्रेड पेएबल दिख रहा है 20,000, तो कितना पैसा हमको पे करना है, 20,000 सर। मान लो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है 10,000 का, कितना पे करना है, 10,000 पे करना है सर। ये होता है मॉनेटरी आइटम्स विच आर टू बी सेटल्ड मीन्स रिसीव्ड और पेड इन फिक्स्ड और डिटर्मिनेबल अमाउंट्स ऑफ मनी। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा आप मान लो अपने पास पीपी है, पीपी मॉनेटरी नहीं है। क्यों? मान लो पीपी 10 लाख पे दिख रहा है, सो इज इट नेसेसरी कि आपको पीपी से 10 लाख रुपए आने वाला है? नहीं। सबसे पहली बात, हम तो पीपी को एक तो यूज करने वाले। अच्छा, अगर बेच भी दोगे तो ऐसा पॉसिबल है, अगर उसकी मार्केट में वैल्यू ज्यादा हो तो 10 लाख से ऊपर भी पैसा आ सकता है। अच्छा, अगर आपने पीपी को यूज करके बेचा तो ऐसा पॉसिबल है 10 लाख से कम भी पैसा आ जाए, बराबर। तो जितना दिख रहा है एग्जैक्टली उतना ना मिले। That means these are not realizable in fixed or determinable amounts. जैसे इन्वेंट्री 20,000 पे दिख रहा है, इन्वेंट्री तो हम कॉस्ट पे दिखाते हैं, कॉस्ट एंड विचएवर इज लोअर। अब मान लो बेचने निकले, ज्यादा में बिक सकती है ना यार, तो कम ज्यादा हो सकता है, एग्जैक्टली जितना दिख रहा है उतना पैसा नहीं मिलेगा। मान लो आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स। अब जब आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हो, मान लो रिलायंस के इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट किया है, तो इन्वेस्टमेंट्स एज पर AS 13 लॉन्ग टर्म हुई तो हम तो कॉस्ट पे दिखाते हैं। लेकिन मान लो अभी बेचने जाओगे, ज्यादा पैसा मिल सकता है ना, कम भी मिल सकता है।
ध्यान रखना। तो इसलिए हम क्या करते हैं, कुछ आइटम्स को हम क्लासिफाई करते हैं अंडर मॉनेटरी, कुछ को अंडर नॉन मॉनेटरी। अब ये मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी वाला खेला कूदी क्यों करते, धीरे धीरे समझेगा, ठीक है। बट ध्यान रखना, ये तो डेफिनेशन अपने हो गया, मैंने एग्जांपल भी दे रखा है। मॉनेटरी के एग्जांपल क्या है, कैश, कैश इक्विवेलेंट, ट्रेड रिसीवेबल्स, डेट, ट्रेड रिसीवेबल डेटर्स एक ही बात है, ट्रेड पेबल्स क्रेडिटर्स एक ही बात है, लोन भी इसके अंदर आ जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। उसके अलावा नॉन मॉनेटरी आइटम्स का एग्जांपल्स पीपी, इन्वेंट्री, शेयर कैपिटल, इन्वेस्टमेंट इक्विटी शेयर एक्सेट्रा, ठीक है, ध्यान रखना आगे। अच्छा, ध्यान रखना मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी और सिर्फ बैलेंस शीट के आइटम्स में करना, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस के आइटम्स में कोई मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी वाली खेलाकूदी मत करना। अब हम आ रहे, मैंने क्या कहा था, चैप्टर के 3 पार्ट है ऐसा मान लेना। अब मैं फर्स्ट पार्ट में आ रहा हूं। पहला पार्ट है अकाउंटिंग फॉर फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन। मान लो मैं इंडियन कंपनी हूं, मान लो मैंने जापान से लोन ले लिया, और जापान से लोन लिया जापान की करेंसी में, फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन। मान लो मैं इंडियन कंपनी हूं, मैंने ना कोई गुड्स खरीद लिए यूएस से और पेमेंट किया डॉलर्स में, तो मैंने डॉलर्स में पेमेंट किया ना, फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन। मान लो मैंने कोई पीपी खरीद लिया यूरोप से, तो पेमेंट किया यूरोज में, बराबर फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन। मान लो मैंने कोई सेल किया लंदन में, उसका सेल का पेमेंट मेरे को आने वाला है पाउंड्स में, फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन। मतलब ऐसा ट्रांजैक्शन जिसका सेटलमेंट फॉरेन करेंसी में होने वाला है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन। एग्जांपल्स मैंने दिए हुए हैं। अब करना क्या है, सिंपल सी बात है, सुनना, एग्जांपल के तो समझने का ट्राई करते हैं। मान लो एक कंपनी है एके लिमिटेड, उसने एक पीपी परचेस किया, क्रेडिट पे परचेस किया, ठीक है। जिस दिन परचेस किया उस दिन रेट वॉज 55 रुपीज पर डॉलर, और मैंने $10,000 में परचेस किया है। अब एक बात समझने का ट्राई करना, जब मैं एके लिमिटेड इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेगा तो मैं तो मेरे करेंसी में रिकॉर्ड करूंगा, आई विल रिकॉर्ड इन माई रुपीज वाला करेंसी, ठीक है। मैं डॉलर्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकता। कैसा अजीब लगेगा ना, मेरे फाइनेंशियल्स में आधे चीजें रुपीज में है, आधे डॉलर्स में, अच्छा लगेगा क्या, नहीं ना भाई। तो अपने को सब कुछ रुपीज में दिखाना है, तो इसको भी रुपीज में दिखाना पड़ेगा। अब कैसे दिखाए, तो सबसे पहले एंट्री विजुअलाइज करो। खरीदा है, उधार पे खरीदा है, तो पीपी टू क्रेडिटर्स, ये अपनी एंट्री बन गई। अब आपने $10,000 जिस दिन खरीदा है, इसको 55 रुपीज की रेट है, तो आप पीपी और क्रेडिटर्स दोनों को इस 10,000 इंटू 55 की जो कन्वर्टेड रेट है, दैट इज 5,50,000, उस पर रिकॉर्ड कर लेना, ठीक है। ये यहां का कारनामा हो जाता है। ये फर्स्ट डे, इसको बोलते हैं डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। उस दिन मतलब हमने पीपी क्रेडिटर्स दोनों को रेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन पे कन्वर्ट करके रिकॉर्ड किया, ठीक है। अब मैं कहानी में आगे बढ़ता हूं, कंटिन्यू विद द अबव एग्जांपल। मान लो एक्सचेंज रेट ईयर एंड पे हो गई 60, क्या मुझे ईयर एंड पे रेट की चेंज होने की वजह से इनमें कुछ चेंज करना है क्या। तो अब आता है कहानी ऑफ मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी। अगर आपका कोई भी आइटम नॉन मॉनेटरी है तो आपको रेट के चेंज से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर कोई भी आइटम का मॉनेटरी है तो हमको रेट की चेंज को भी रिकॉर्ड करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी अपन ने सीखा, तो पीपी है, पीपी इज अ नॉन मॉनेटरी आइटम, तो उसको आप रीमेजर नहीं करोगे, ठीक है। लेकिन क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स इज अ मॉनेटरी आइटम, तो इसको आप रीमेजर करोगे ना। रीमेजर करने का मतलब क्या होता है, आपके लिए रेट बढ़ गई है, बराबर, तो आपको जो भी फायदा नुकसान है वो बुक करना है। अब लाइबिलिटी में रेट बढ़ना मतलब नुकसान के बराबर होता है, ठीक है। तो रेट बढ़ गई है तो आपके लिए नुकसान हो गया ₹5 का, जहां आपको पहले 55 के हिसाब से पे करना था, अब 60 के हिसाब से पे करना पड़ेगा। तो नुकसान निकालने का 2 तरीका है। अगर डायरेक्टली समझ जाए नुकसान है तो डायरेक्टली निकाल लो, $10,000 इंटू ₹60 माइनस ₹55, 50,000 का एक्सचेंज लॉस आएगा। या फिर आप ऐसा भी निकाल सकते हो, पहले मेरा क्रेडिटर्स था 10,000 इंटू 55 के हिसाब से 5,50,000, अब रेट बढ़ने से मेरा क्रेडिटर हो गया 6 लाख, तो बढ़ गया क्रेडिटर्स, लाइबिलिटी बढ़ना मतलब नुकसान, तो ऐसे भी निकाल सकते हो, तो कैसे भी निकालो चलेगा, बट लॉस है। एक्सचेंज लॉस कहां जाएगा, जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। तो एंट्री मारोगे एक्सचेंज लॉस टू क्रेडिटर्स, एक तरफ क्रेडिटर्स बढ़ गया, एक तरफ आपका लॉस बुक हो गया। जैसे आप ये एंट्री मारोगे, आपका क्रेडिटर्स जो पहले 5,50,000 पे दिख रहा था, अब वो 5,50,000 प्लस 50,000 दैट इज 6 लाख पे दिखेगा ऑन द ईयर एंड, ठीक है, ध्यान रखना। अब इसी चीज को समराइज करने के लिए मैंने कुछ चीजें लिख रखी, प्लीज ध्यान से देखना। समरी ऑफ फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन। जब आप फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन एंटर करते हो, डे 1 पे मॉनिटरी या नॉन मॉनिटरी का कोई फर्क नहीं पड़ता। डे 1 पे कोई भी आइटम हो, हम दोनों को कन्वर्ट करेंगे रेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। जैसे मैं बात करूं पीपी टू क्रेडिटर्स, क्या मैंने यहां भेदभाव किया फर्स्ट डे पे कि तू नॉन मॉनिटरी है तू मॉनिटरी है, नहीं, दोनों को मैंने सेम वैल्यू पे रिकॉर्ड कर लिया, तो डे 1 पे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है ईयर एंड पे, बराबर। ईयर एंड पे हम देखेंगे अगर मॉनिटरी है तो उसको रीमेजर करेंगे एट क्लोजिंग रेट, ठीक है। लेकिन अगर नॉन मॉनिटरी है फिर क्या करें सर। अच्छा, नॉन मॉनिटरी मैंने क्या बोला, रीमेजर नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ थियोरेटिकली एक और चीज एक्स्ट्रा अवेलेबल है, एमसीक्यू में काम आ सकती है, कोई क्वेश्चन नहीं है इसके ऊपर, बट सुन के ले लो। अगर कोई भी नॉन मॉनेटरी आइटम आपने कॉस्ट पे रखा है, तब तो जो हमने डिस्कस किया वही है कि उसको रीमेजर नहीं करते। जैसे पीपी है ना, पीपी को मान लो अपने कॉस्ट पे रखा हुआ है, ठीक है, तो इसको आप रीमेजर नहीं करोगे ईयर एंड पे। बट यहाँ एक और चीज है, अगर कोई भी नॉन मॉनेटरी आइटम आप फेयर वैल्यू या एनआरवी पे रखते हो, तो फिर
उसको, उस नॉन मॉनिटरी आइटम को भी आप रीमेजर करोगे एट क्लोजिंग रेट। ठीक है, उसको भी आप रीमेजर करोगे एट क्लोजिंग रेट। मतलब नॉन मॉनिटरी में भी देखना पड़ेगा वो कॉस्ट पे रहता है कि वो फेयर वैल्यू पे रहता है। सर एग्जांपल तो जैसे पीपी, अगर पीपी के लिए कॉस्ट मॉडल फॉलो कर रहे हो तो वो ये वाले क्राइटेरिया में फॉलो करेगा। अगर इन्वेंट्री को आप कॉस्ट पे रख रहे हो तो वो भी ये वाला क्राइटेरिया में फॉलो करेगा। अगर इन्वेस्टमेंट्स भी कॉस्ट में तो वो भी ये वाला क्राइटेरिया में फॉलो करेगा। मतलब अगर ऐसे नॉन मॉनिटरी आइटम कॉस्ट पे रह जाते हैं तो उसको आप ईयर एंड पे एक्सचेंज रेट के चेंज होने की वजह से रीमेजर नहीं करोगे। लेकिन मान लो यही पीपी कॉस्ट के बदले रीवैल मॉडल पे होता, मतलब नॉन मॉनिटरी आइटम फेयर वैल्यू पे है। मान लो इन्वेंट्री एनआरवी पे होता, मतलब नॉन मॉनिटरी आइटम एनआरवी पे है। अगर इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू पे होता, मतलब नॉन मॉनिटरी आइटम एनआरवी पे है, मार्केट वैल्यू पे है। तो ऐसे केस में ऐसे नॉन मॉनिटरी आइटम को भी आप जस्ट लाइक मॉनिटरी आइटम रीमेजर करोगे एट क्लोजिंग रेट। ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा, जब जब आप रीमेजर करोगे कुछ एक्सचेंज रेट का डिफरेंस आएगा। ऐसे सारे डिफरेंस आपके प्रॉफिट एंड लॉस में चले जाते हैं। क्या आपको ये बेसिक फंडामेंटल क्लियर होता है क्या? यस। अच्छा, मैंने आपको एक शॉर्टकट लिखाया था, सुनना। कभी कभी समझता नहीं है, जो रेट बढ़ रहा गिर रहा है उस पर फायदा है कि नुकसान है। ये शॉर्टकट है, एक्सक्लूसिव शॉर्टकट है, बड़ा सिंपल है, ध्यान से समझने का ट्राई करना। अगर आप किसी भी लाइबिलिटी को रीमेजर कर रहे हो, ठीक है, अगर रेट बढ़ जाती है लाइबिलिटी वाले केस में तो नुकसान है, अगर रेट गिर जाती है लाइबिलिटी वाले केस में तो फायदा है। असेट वाले केस में उल्टा होता है, अगर रेट बढ़ जाती है तो फायदा है, रेट गिर जाती है तो नुकसान है। अब इतना सब याद कैसे रखे? कोई भी एक याद रख लो, उसका उल्टा याद हो जाएगा और असेट उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट है। तुम समझ रहे हो? देखो ये शॉर्टकट है, ठीक है। अगर आपको शॉर्टकट नहीं जानता है तो फिर एग्जाम में लॉजिक से करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने आपको लॉजिक से ही सिखाया, बट कभी कभी टाइम का कंस्ट्रेंट है तो ये चेक करने के लिए काम आएगा। वापस से बता रहा हूं, जैसे अपन ने फॉर एग्जांपल क्रेडिटर्स की बात करो, देखो ऊपर क्रेडिटर्स का अपन ने किया था ना एग्जांपल, तो क्रेडिटर्स में क्या हुआ? रेट बढ़ गई है ना, तो क्रेडिटर्स लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी को रेट बढ़ने से नुकसान हो जाता है क्योंकि ज्यादा पे करना पड़ेगा ना, सेम लॉजिक। तो जब रेट बढ़ती है तो लाइबिलिटी में नुकसान होता है, रेट गिरती है लाइबिलिटी में फायदा होता है, असेट में एग्जैक्टली ऑपोजिट। चाहिए तो लिख कर रख लो, अपने जहां भी आपने नोट्स बनाए उसमें लिख कर रख लो, काम आ जाएगा आपको। सबको समझा ये वाला पार्ट? ठीक है। तो ये हम क्या डिस्कस करें? फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन। मैंने आपको यहां तक सिखाया कि जो भी गेन लॉस आएगा वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। इज दिस क्लियर टिल हियर? एकदम क्लियर है सर। अब ये जो रूल है ना कि फॉरेन एक्सचेंज का जो डिफरेंस है वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, इसका एक एक्सेप्शन है, इसका एक एक्सेप्शन है। अब वो एक्सेप्शन क्या है, इधर आके देखो फटाफट से। एक्सेप्शन टू चार्जिंग द एक्सचेंज गेन लॉस टू पीएनएल, उस एक्सेप्शन का नाम है पैरा 46 एंड 46 ए। एक्चुअली ऐसा क्यों बोलते हैं उसको पैरा 46 है? बिकॉज ये बेयर एक्ट में उस पैरा में डिस्कस्ड है। ठीक है, अब एक्सेप्शन क्या सुनना, अगर आपने कोई भी लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम है आपके पास, क्या बोला मैंने? लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम। बेसिकली अगर आपके लॉन्ग टर्म फॉरेन लोन अवेलेबल है, उसको लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम के बदले ऐसा याद रख लो, अगर कंपनी के बुक्स में कोई भी लॉन्ग टर्म फॉरेन लोन है, अगर लोन है, देखो लोन हमने क्या बोला, मॉनेटरी आइटम होता है। अगर लोन है तो एवरी ईयर एंड पे आप रीमेजर करोगे क्लोजिंग रेट पे। तो इस लोन का जो एक्सचेंज डिफरेंस है, जब जब आप एक्सचेंज रेट चेंज होने की वजह से रीमेजर करोगे तो डिफरेंस आएगा। अब एक चीज तो ये है कि आप इस डिफरेंस को डाल दो प्रॉफिट एंड लॉस में, बट कंपनी के पास एक एक्सेप्शन है, वो चाहे तो ये ऑप्शन जो डिस्कस करूंगा वो यूज कर सकता है, चाहे तो, कंपल्सन नहीं है, चाहे तो यूज कर सकता है। अब वो ऑप्शन क्या सुनना, अगर आपने कोई भी फॉरेन लोन लिया है किसी डेप्रिशिएबल एसेट के लिए, किसी भी डेप्रिशिएबल एसेट के लिए आपने क्या लिया है? फॉरेन लोन लिया है, तो उस लोन पे आने वाले एक्सचेंज डिफरेंस को आप प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करने के बजाय असेट की कॉस्ट से एडजस्ट कर देना। क्या कर देना? असेट की कॉस्ट से एडजस्ट कर देना। असेट की कॉस्ट से एडजस्ट करने का मतलब है अगर एक्सचेंज लॉस आए तो असेट की कॉस्ट में ऐड कर देना, अगर एक्सचेंज गेन आए तो असेट की कॉस्ट से लेस कर देना। सर लॉस को ऐड क्यों करते? बिकॉज लॉस का डेबिट बैलेंस होता है, असेट का भी डेबिट बैलेंस होता है, तो लॉस को एडजस्ट करने के लिए ऐड ही करना पड़ेगा, गेन का ऑपोजिट लॉजिक, बराबर। तो वापस से बता दूं ये कब अवेलेबल है? सबसे पहले ये अवेलेबल है सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म फॉरेन लोन पे। मतलब अगर आपके पास इसके अलावा और कोई मॉनिटरी आइटम है, मान लो डेटर्स है, क्रेडिटर्स है, शॉर्ट टर्म लोन है, वो सब पे ये एक्सेप्शन अवेलेबल नहीं है। तो कभी कभी बच्चों को होता है कंफ्यूजन कि ये एक्सेप्शन कब लगाना है। तो ध्यान रखना, अगर आपके जो क्वेश्चन है उसमें डेटर्स की बात हो रही है, क्रेडिटर्स की बात हो रही है, शॉर्ट टर्म लोन की बात हो रही है, तो ये बात ही मत करना, ये एक्सेप्शन का जिक्र ही मत करना। ये एक्सेप्शन का जिक्र होता तब है जब आपके पास कोई लॉन्ग टर्म फॉरेन लोन है। अब ये देखना कि लॉन्ग टर्म फॉरेन लोन लिया क्यों है। अगर लॉन्ग टर्म फॉरेन लोन लिया है डेप्रिशिएबल एसेट के लिए, तो चाहो तो उस एक्सचेंज गेन लॉस को प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करने के बजाय आप क्या कर देना, असेट की कॉस्ट से एडजस्ट कर देना। दूसरा, अगर आपने फॉरेन
लॉन्ग टर्म फॉरेन लोन लिया है, बट वो डेप्रिशिएबल एसेट के लिए नहीं, अदर देन डेप्रिशिएबल एसेट के लिए लिया है, मतलब डेप्रिशिएबल एसेट छोड़ के बाकी किसी काम के लिए लिया है अपन ने, तो ऐसे केस में एक्सचेंज गेन लॉस को आप चाहो तो रिजर्व सरप्लस में एक सेपरेट हेड में ट्रांसफर कर सकते हो। उस हेड का नाम है FCMITD अकाउंट, फुल फॉर्म फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम ट्रांसलेशन डिफरेंस अकाउंट। मतलब नॉर्मली हम क्या करते हैं, मान लो आपके पास फॉरेन लोन है, पूछने का डेप्रिशिएबल एसेट के लिए लिया है, मैंने बोला नहीं किसी और काम के लिए लिया है, तो बोलता है कोई बात नहीं, मान लो तुमको उस लोन पे लॉस आ गया 10 लाख रुपए का, तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करते हैं। यहां बोलता है प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर नहीं करने का, क्या करने का, बैलेंस शीट में होता है ना रिजर्व सरप्लस, उसमें एक अलग हेड बनाने का, FCMITD अकाउंट, फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम ट्रांसलेशन डिफरेंस अकाउंट, उसमें ट्रांसफर कर देने का इसको। अब लॉस है तो नेगेटिव रिजर्व करके दिखेगा, ठीक है। अब करेगा इसका, जितना भी लोन का टेन्योर बचा है उस टेन्योर में इस लॉस को राइट ऑफ करेंगे। मतलब पहले हम क्या करते थे, लॉस आया 10 लाख का तो सीधा सीधा एक बार में गया प्रॉफिट लॉस में 10 लाख रुपया। अब वो बोलता है इंस्टेड ऑफ दैट आप उसको रिजर्व सरप्लस में डालो, और यहां से हर साल, लोन 5 साल का है ना, तो 5 साल में हर साल 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख का लॉस बुक करो। इससे कंपनी के लिए फायदा क्या है, जो लॉस का इंपैक्ट एक साथ दिखता, थोड़ा ज्यादा खराब लगता है ना कंपनी को, अब वो हल्के हल्के दिखेगा। इट इज जस्ट अ वे ऑफ प्रेजेंटिंग थिंग्स, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये है पैरा 46 एंड 46A, ठीक है। वापस से बता दूं, वापस से बता रहा हूं क्योंकि यहां ही बच्चा फंसता है। दो चीज, सबसे पहला ये एक्सेप्शन के बारे में तब बात करना जब एक तो लॉन्ग टर्म लोन लिया है, अगर लॉन्ग टर्म लोन लिया है तो अभी ये देखना कि डेप्रिशिएबल एसेट के लिए लिया है या फिर अदर देन डेप्रिशिएबल एसेट के लिए लिया है। अगर डेप्रिशिएबल एसेट के लिए लिया है तो उस एक्सचेंज डिफरेंस को एसेट से एडजस्ट कर देंगे, अगर अदर देन डेप्रिशिएबल एसेट के लिए लिया है तो हम उसको FCMITD अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे टेम्पररीली, ठीक है। अब ये ऑप्शनल है, अगर ये कंपनी चूज ना करे तो चुपचाप डाल देना P&L में, ठीक है। लेकिन अगर ये ऑप्शन चूज किया तो वंस द ऑप्शन इज एक्सरसाइज्ड इट इज इररिवोकेबल। एक बार चूज कर लिया उसके बाद पीछे नहीं मुकर सकते भाई, ठीक है। चलो, सल्लू भाई की जवान है, एक बार कमिटमेंट कर दी तो उसके बाद में अपने आप की किसी की नहीं सुनता, आगे बढ़ो, ठीक है। तो अगर आपको ये समझ गया ना, अपना फर्स्ट पार्ट इज ओवर, योर अकाउंटिंग फॉर फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस इज ओवर, ठीक है। ये पार्ट हो गया, पहले इसके क्वेश्चंस कर ले, फिर सेकंड पार्ट करेंगे, फिर थर्ड पार्ट करेंगे, फटाफट से क्वेश्चंस रिवाइज करते हैं। इधर आ जाओ, आपका 70% सिलेबस फर्स्ट पार्ट में, ये ध्यान रखना, ठीक है। जल्दी से आ जाओ। सबसे पहला जो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है वो रिवाइज कराऊंगा, जो एकदम बेसिक बेसिक आप खुद भी कर लोगे, ठीक है, उसमें आपको मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी। इधर आ जाओ। बढ़िया क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं, एक इलस्ट्रेशन नंबर 2 हम फटाफट से देख सकते हैं, एक बार जल्दी जल्दी देख लो क्या बोलता है ये, ठीक है। सबसे पहले हमने गुड्स परचेस किया है ऑन क्रेडिट, 15,000 का गुड्स परचेस किया है। अब जब परचेस करोगे क्रेडिट पे तो एंट्री क्या मारोगे, परचेस टू क्रेडिटर्स, बराबर, ठीक है। $15,000 है, बट हमको तो रुपीज में रिकॉर्ड करना है, तो आज की रेट पे रिकॉर्ड करना, ठीक है। तो 15,000 into 75 जो भी अमाउंट आएगा उस पे आप इसको रिकॉर्ड कर लोगे 11,25,000 पे। अब रेट क्या हो गई, रेट बढ़ गई। अब अगर आपने परचेस टू क्रेडिटर्स रिकॉर्ड किया है, परचेस से हमको फर्क नहीं पड़ता बिकॉज वो बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम है, छोड़ दो। क्रेडिटर्स इज अ मॉनिटरी आइटम, रीमेजर करेंगे, हाँ सर लाइबिलिटी है ना, रेट गिर गई, रेट 75 से 74 हो गई, गिर गई। उत्सव की तैयारी करो, लाइबिलिटी में रेट गिरना मतलब गेन। शॉर्टकट याद है क्या लिखाया था हीरो लोग, शॉर्टकट याद है कि नहीं। अगर रेट गिर गया लाइबिलिटी में तो क्या हो गया, हमको गेन हो गया। तो ₹1 से गिर गया पर डॉलर, टोटल $15,000 थे, तो 15,000 का गेन हो जाएगा, बराबर। उसके बाद एक्चुअल पेमेंट पे रेट और गिर गए 73, तो ₹1 पर डॉलर का और गेन हो जाएगा, ठीक है। बस इतना ही आपको करना है। तो 15,000 का गेन आपको ईयर एंड पे होएगा, और 15,000 का गेन आपको होएगा सेटलमेंट के दिन पे। इसको इन्होंने थियरी फॉर्मेट में दिया हुआ है, समझने के लिए आसान है, बट और भी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपको क्लास में एंट्रीज भी लिखाई थी, याद है कि जब खरीदोगे तो ऐसी एंट्री मारोगे, ईयर एंड पे जब रीमेजर करोगे तो ये एंट्री मारोगे, क्रेडिटर्स टू एक्सचेंज गेन। जब पेमेंट करोगे तो कैसी एंट्री मारोगे, जितना भी क्रेडिटर्स था आपके पास, कितना था क्रेडिटर्स, पहले 11,25,000 था, उसके बाद गेन की वजह से क्रेडिटर्स गिर गए तो वो 15,000 से गिर गया, तो कितना बचा 11,10,000। कैसे, 25 में से 15 गया तो 11,10 बचेगा ना यार। तो जितना भी क्रेडिटर्स बचा है वो सारा रिवर्स करोगे, लेकिन पेमेंट तो आप और भी कम कर रहे हो ना, 15 into 73 के हिसाब से पेमेंट कर रहे हो, तो इसलिए आपको सेटलमेंट के दिन पे भी गेन आ जाएगा। तो ये एंट्री वगैरह आपके सहूलियत के लिए, आपके थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने दे रखी है, रेफर कर सकते हो, ठीक है। बोर्ड नोट टेलीग्राम पे डाल दूंगा, टेंशन मत लेना। क्लियर है यहाँ तक क्यूरीज? यस सर, बढ़िया क्वेश्चन। अच्छा,
इलस्ट्रेशन नंबर 3 क्या बोलता है सुनना, हमने लोन बोरो किया है 4,50,000 का ऑन 1 जैन विच विल बी रीपेड ऑन 31 जुलाई। अच्छा सर लोन की बातें हो रही है, वो एक्सेप्शन अप्लाई कर दे क्या? एक कर मत देना, वो सिर्फ लॉन्ग टर्म लोन पे है। ये देखो जैन में ले रहे जुलाई में भर रहे, काय का लॉन्ग टर्म लोन, ये तो शॉर्ट टर्म लोन है, तो एक्सेप्शन की बातें मत करना, ठीक है? बस नॉर्मल लोन है अपने पास। लोन लिया अपन ने, जब लोन लिया तो 48 की रेट थी, तो उस पर रिकॉर्ड करेंगे 4,50,000 इंटू 48 के हिसाब से 216 लाख पे रिकॉर्ड कर लेंगे। अब रेट बढ़ गई मुन्ना लोग, रेट बढ़ गई, तो रेट बढ़ने से क्या होगा, हमको लाइबिलिटी है तो नुकसान हो जाएगा, तो हमने लॉस बुक किया। देखो बराबर, फिर रेट और बढ़ गई 49 से 49.5 के सेटलमेंट पे, तो सेटलमेंट की एंट्री मारोगे और दोबारा जो लॉस होएगा उसको आप बुक करोगे। सिंपल, कुछ है नहीं इसके अंदर, ठीक है? इलस्ट्रेशन 4 और 5 बाद में कराऊंगा, ठीक है? 6 इजी है, 7 कुछ नहीं है, 8 में भी दम नहीं है, 9 पे आ जाओ। 9, अच्छा 9 अभी, हाँ 9 कर सकते हैं, अच्छा 8 भी कर सकते हैं। 8 देख लो फटाफट से, 8 भी बढ़िया क्वेश्चन है। क्या बोलता है सुन लो, ए लिमिटेड परचेस्ड फिक्स्ड असेट पीपी खरीदा कॉस्टिंग ₹3,000 lakhs, ठीक है, ऑन 1/1/11 एंड द सेम वॉज फुल्ली फाइनेंस्ड बाय अ फॉरेन करेंसी लोन। अब देखो इन्होंने क्या शाणाबंदी किया है, फिक्स्ड असेट का जो दाम है वो रुपीज में दिया है, बट ये फाइनेंस करने के लिए लोन तो फॉरेन में लिया था। अब लोन कितना लिया वो अमाउंट नहीं दिया हुआ है, वो अमाउंट नहीं दिया हुआ है, तो लोन का अमाउंट कैसे निकालोगे, सिखाता हूं आगे। पेबल इन 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स, 3 साल में पे करोगे लोन को, मतलब लॉन्ग टर्म लोन है। एक तो लॉन्ग टर्म लोन है बराबर, एक तो लॉन्ग टर्म फॉरेन लोन है, ऊपर से लिया अपन ने पीपी के लिए। वो पैरा अप्लाई करने का समय आ चुका है माय लॉर्ड, पैरा अप्लाई करने का समय आ चुका है। एनीवेज, एक्सचेंज रेट वर $1 इज इक्वल टू ₹40। जिस दिन आपने लोन लिया उस दिन की रेट 40 थी। इसी से आप लोन का दाम निकाल सकते हो। कैसे? रुपीज में दिया हुआ है 3,000, उसको कन्वर्जन रेट से डिवाइड कर देना बराबर, तो आपको डॉलर्स में अमाउंट मिल जाएगा, ठीक है? सर डिवाइड क्यों करते हैं? देखो सिंपल सी बात है, नहीं समझता तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई करो। ये रहा रुपीज, ये रहा डॉलर, बराबर 1 रुपी इज इक्वल टू 40 रुपीज इज इक्वल टू $1। मैं भी कहाँ देखो ना सपने देख रहा था 1 रुपी $40, 40 रुपीज इज इक्वल टू $1 बराबर, तो अपने पास रुपीज दिया 3,000 lakhs का, तो कितना डॉलर होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो डिवाइड ही होएगा 40 से। समझ रहे हो? नहीं समझता तो ऐसा बेसिक रूल अप्लाई करने का, एकदम सिंपल। तो डॉलर्स में आएगा आपका $75 लाख। एक बार आपको लोन का अमाउंट मिल गया, फिर गेन लॉस निकालना इज अ पीस ऑफ केक। क्यों? जब लोन लिया था रेट 40 थी, लोन के केस में रेट बढ़ के 42.5 हो गई, तो नुकसान हो गया ना गाइस, बराबर। कितने का नुकसान हुआ? 2.5 का नुकसान हो गया। लाइबिलिटी में रेट बढ़ना मतलब नुकसान, बराबर। तो $75 लाख इंटू 2.5 करोगे तो आपको टोटल लॉस आएगा। अब इसका मैं जवाब कैसे दूंगा, ध्यान से देखना। देखो मैंने किस तरीके से किया हुआ है, एक बार जरा देखना मेरे साथ में मैंने 2 पार्ट में आंसर किया है। अब मुझे नहीं पता ना कंपनी ने ऑप्शन चूज किया है कि नहीं किया है। अगर क्वेश्चन में ये ना मेंशन हो तो आप है ना 2 पॉइंट्स आंसर करने का। अब जब मुझे लॉस का अमाउंट मिल गया तो आप ये बोलना, अगर कंपनी ने वो पैरा 46 या 46A का ऑप्शन ऑप्ट किया है तो ये जो लॉस है वो पीपी में होगा कैपिटलाइज। तो पीपी की वैल्यू पहले 3,000 थी, ये भी ऐड कर देना, टोटल वैल्यू मिलेगी। अब इसको आप करोगे डिप्रिशिएट। अगर लेकिन कंपनी ऑप्शन ऑप्ट नहीं करता ये वाला, तो ये सारा का सारा लॉस उठ के जाएगा चुपचाप प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। सिंपल। क्या सबको ये वाला पार्ट समझता है क्या? ये सर बढ़िया क्वेश्चन था, करके जाना। अच्छा, इलस्ट्रेशन नंबर 9 फटाफट से देख लो क्या बोलता है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। वो बोलता है ए लिमिटेड हैज बोरोड USD 10,000 फॉरेन करेंसी, वापस से फॉरेन करेंसी में लिया। इस बार इंटरेस्ट का डेटा भी दिया हुआ, इंटरेस्ट भरेंगे 5% पे, ठीक है सर। एंड एक्वायर्ड अ डिप्रिशिएबल असेट, द एक्सचेंज रेट RS अंडर, ठीक है। तो लोन लिया 10,000 का, जब रेट 48 थी, अब रेट बढ़ के हो गए 51, फिर से लॉस ही आएगा मुन्ना। अब यहां 3 केस दिया हुआ है। सबसे पहला, ऑप्शन अंडर पैरा 46A इज नॉट अवेल्ड। अगर ऑप्शन अवेल नहीं किया है तो आपका लॉस कहां जाएगा? चुपचाप प्रॉफिट एंड लॉस में। तो जरा एंट्रीज देख लेना एक बार मेरे साथ साथ में फटाफट से। सबसे पहले आपने जो लोन लिया है उसकी आपने एंट्री पास करी, बैंक टू फॉरेन लोन, क्योंकि लोन में पैसा आता है और लाइबिलिटी क्रिएट होती है। फिर आप जो 5% पे इंटरेस्ट भरोगे उसकी भी एंट्री मारो। अच्छा ध्यान रखना, इंटरेस्ट आप ईयर एंड पे भरोगे तो ईयर एंड का रेट यूज करना, ठीक है। तो मैंने वही किया है। इंटरेस्ट हम भरते ईयर एंड पे $10,000 इंटू 5% इंटू ₹51, ये इंटरेस्ट है, भर दिया सर, ठीक है। उसके बाद लॉस बुक करोगे। 48 से रेट 51 हो गई, लाइबिलिटी में रेट बढ़ना मतलब नुकसान हो गया भाई साहब आपका, तो ₹3 का आपका हो गया नुकसान। तो नुकसान बुक किया, क्योंकि कोई आपने ऑप्शन ऑप्ट नहीं किया है तो ये सारा नुकसान जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। सिंपल, फर्स्ट पार्ट इज डन। सेकेंड पार्ट, ऑप्शन अंडर पैरा 46A इज अवेल्ड। ओहो मुबारक हो, पैरा 46A हुआ है, तो क्या करे, ये एक्सचेंज लॉस आप पीपी के कॉस्ट में एडजस्ट कर देना, बराबर। तो पहली 2 एंट्री में कोई फर्क नहीं होगा। बस मैंने थर्ड एंट्री में क्या किया है,
एक्सचेंज लॉस टू फॉरेन लोन एंट्री मारी है, और इस एक्सचेंज लोन को प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करने के बाद एक अलग से एंट्री मारी, पीपी टू एक्सचेंज लॉस, बराबर ऐसा कर लिया मैंने, तो बस वो कैपिटलाइज हो गया पीपी के अंदर, ठीक है। तीसरा, द लोन वॉज टेकन टू फाइनेंस द ऑपरेशंस ऑफ द एंटिटी एंड नॉट टू प्रोक्योर अ डिप्रिशिएबल एसेट। मान लो लॉन्ग टर्म लोन लिया है बट अदर देन डिप्रिशिएबल एसेट, फिर हमको ये नहीं बताया ना इसमें वो वाला पैरा ऑप्ट किया कि नहीं किया, तो इसमें भी 2 भाग के आंसर होंगे, बराबर। तो अगर आपने लॉन्ग टर्म लोन लिया है अदर देन डिप्रिशिएबल एसेट और कोई ऑप्शन ऑप्ट नहीं किया है, कोई पैरा ऑप्ट नहीं किया है, तो वो जाएगा पीएनएल के अंदर जो भी लॉस है। लेकिन अगर आपने इस केस में पैरा 46A ऑप्ट कर लिया होता तो फिर आप FCMI-TD अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, FCMI-TD अकाउंट, बस मैंने वही लिख के दिया हुआ, देख लो। लोन टेकन फॉर अदर देन डिप्रिशिएबल एसेट, पहली दूसरी तीसरी एंट्री में कोई फर्क नहीं है, बस जब ये लॉस ट्रांसफर करने की बारी आएगी तो पैरा अवेल किया है तो FCMI-TD अकाउंट में जाएगा, पैरा अवेल नहीं किया है तो प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा, सिंपल। क्लियर वाला पार्ट। इलस्ट्रेशन नंबर 9, अ वेरी गुड क्वेश्चन, होलिस्टिकली 3 केस कवर कर लेता है, मजा आ जाता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 इज गुड क्वेश्चन बट सिंपल। अगर आप बाकी सारे क्वेश्चन करते हो ये आप सेल्फ ट्राई कर सकते हो, अ गुड क्वेश्चन, ठीक है। चलो इधर आओ, मैं उससे बेटर क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, टेंशन मत लो। क्वेश्चन नंबर 1 भाई भी बढ़िया क्वेश्चन है, क्या बोलता है सुनना। ओम लिमिटेड परचेज एन आइटम ऑफ पीपी, पीपी का आइटम परचेज किया है $50 lakhs में, बराबर, एंड द सेम वाज फुल्ली फाइनेंस्ड बाय द फॉरेन करेंसी लोन। दोबारा लोन लिया है फॉर पीपी, वो पैरा आ जाएगा भाई साहब, ठीक है। एनीवेज, जब लोन लिया तो रेट 60 थी। एट 31 March 20 द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट वॉज पेड। एक्चुअली ये लोन जो था ये 5 इंस्टॉलमेंट का लोन है, उसमें से आपने पहला इंस्टॉलमेंट भर दिया है, मतलब 50 लाख के लोन में से $10 लाख इज रीपेड फर्स्ट ईयर के एंड पे, और बाकी 40 lakhs का लोन इज आउटस्टैंडिंग। अब भाई रीपे करो या आउटस्टैंडिंग रहे, अब जब रीपे किया आपने तब रेट 62 हो गई है, तो रीपेमेंट पे भी नुकसान होगा ना। जब आपने लोन लिया तो रेट 60 थी, रीपे करते समय रेट 62 हो गई, तो $2 पर डॉलर का नुकसान रीपेमेंट पे होएगा, और जो आउटस्टैंडिंग है उस पर भी तो नुकसान होएगा ही ना यार। तो रीपे करो या आउटस्टैंडिंग रखो, नुकसान तो होने वाला है उस दिन पे, ठीक है। अब इस नुकसान का करना क्या है, इन्होंने एक चीज क्लियरली बोली है कि वो कंपनी ने ऑप्शन ऑप्ट किया है टू एडजस्ट द कॉस्ट ऑफ असेट फॉर एक्सचेंज डिफरेंस, मतलब पैरा 46A हैज बीन ऑप्टेड। और अच्छी बात यह है यहाँ डेप्रिसिएशन का रेट भी दिया हुआ है 20% WDV पे। तो करे कैसे, बड़ा सिंपल है, देख लो जरा। सबसे पहले मैंने थोड़ा एंट्री फॉर्मेट में समझाने का ट्राई किया, मैंने जैसे पीपी खरीदा तो लोन के पैसे से खरीदा, ठीक है। एनीवेज, अब लोन पे मुझे हो गया लॉस, 2 चीज पे लॉस अलग अलग निकालना। जो इंस्टॉलमेंट रीपे किया है उसका लॉस $2 पर डॉलर, टोटल 20 लाख रुपए का लॉस। जो आउटस्टैंडिंग है उस पर भी $2 पर डॉलर का लॉस है, वो आएगा 80 lakhs, टोटल लॉस 100 लाख का है। अब ऑप्शन ऑप्ट किया है तो ये लॉस आपके पीपी के वैल्यू में ऐड हो जाएगा। तो जो पीपी पहले 3000 पे दिख रहा था, अब वो 3000 प्लस 100 लाख का लॉस रहेगा तो ऐड करना, गेन रहेगा तो लेस करना, या लॉस है तो ऐड किया, टोटल पीपी आपका हो गया 3100 पे। अब इस पे 20% का डेप्रीसिएशन, सिंपल 620 lakhs आ गया आपका डेप्रीसिएशन। क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑल्सो डन एंड डस्टेड, ठीक है। 2 सिंपल है, खुद से कर सकते हो। 3 ऑल्सो यू कैन डू ऑन योर ओन। बस 3 में आपको एक चीज ध्यान रखनी है, उसमें 2 हिस्से दिए हुए हैं, फटाफट से देख लो, मैं सिखा देता हूँ क्या बोलता है। बोलता है हमने लोन लिया है 3 लाख का, सर लोन लिया है तो यहां भी वो एक्सेप्शन वाला पार्ट नहीं, क्यों, दिसंबर में लिया जून में रीपे कर दिया, अब 6 महीने का शॉर्ट टर्म लोन है, कोई एक्सेप्शन की बात मत करना इधर। देखो वो आइडेंटिफाई करना जरूरी है, कहां एक्सेप्शन की बात करने का नहीं करनी है, मैं इससे ज्यादा आपके लिए सिंप्लीफाई नहीं कर सकता गाइस, ठीक है। तो लोन लिया $3 लाख का, ठीक है सर। जब लिया 31 दिसंबर को, सेटल किया जून में, बीच में आएगा ईयर एंड मार्च, ठीक है। जब लिया तब रेट 44 थी, है ना, लाइबिलिटी की रेट बढ़ गई तो एक बार नुकसान होगा, फिर रीपेमेंट के दिन दोबारा बढ़ गई, वापस नुकसान होगा, तो 2 बार नुकसान तक कैलकुलेट करना, वो सिंपल है, यहाँ खुद दिया हुआ है इन्होंने, पहला नुकसान दूसरा नुकसान। इसमें सेकंड केस भी है, बोलता है मान लो इफ द बोरिंग्स वर रीपेड ऑन 20th Feb, मतलब बीच में ईयर एंड आने ही नहीं दिया, आपने लोन लिया 31 दिसंबर को और रीपे कर दिया 20th Feb को, कोई दिक्कत नहीं है। जब लिया तब क्या रेट थी 44, जब रीपे किया तब क्या रेट है 44.2, ज्यादा ही मैं ही रीपे कर रहा हूं, नुकसान ही है, तो बस वो नुकसान $0.2 पर डॉलर का नुकसान आ जाएगा आपका, ठीक है। टोटल वॉज $3 लाख, तो वो नुकसान निकाल लेना, यहां निकाल के दिया हुआ है, सिंपल है वो। क्लियर, यस, दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 आप एक बार रीड कर सकते हो। अच्छा, जो क्वेश्चन नंबर 5 है मेरी किताब का, वो एक्चुअली AS 16 का क्वेश्चन है, वहां अपन ऑलरेडी कवर किया हुआ है, वो भूल से यहाँ भी कॉपी रहेगा, उसको आप काट सकते हो, ठीक है। इट इज कवर्ड इन AS 16, बोरिंग कॉस्ट का क्वेश्चन है बेसिकली। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, क्या बोलता है सुनना। ट्रेड पेबल दिया हुआ है
अमाउंट ड्यू टू स्टेलिन लिमिटेड ₹9,75,000। ट्रेड पेबल रुपीज में दिया हुआ है। अपन ऊपर एक क्वेश्चन किया था जहां वो लोन का अमाउंट मिसिंग था और पीपी का वैल्यू रुपीज में दिया हुआ था, तो पहले हमने डिवाइड करके डॉलर्स में कन्वर्ट किया। यहाँ इंपॉर्टेंट पार्ट यही है कि आपको जो ट्रेड पेबल रुपीज में दिया हुआ है, बट ट्रेड पेबल एग्जिस्ट फॉरेन करेंसी में ही करता है, ठीक है, बोला हुआ भी है। रिकॉर्डेड एट द प्रीवेलिंग एक्सचेंज रेट ऑन द डेट ऑफ परचेज ऑफ ट्रांजैक्शन, उस दिन रेट 75 थी, तो पहले डिवाइड करके डॉलर्स में ट्रेड पेबल निकालो। तो कैसे करोगे आप बोलोगे 9,75,000 डिवाइड बाय 75 एंड दैट इज इक्वल टू $13,000। एक बार ट्रेड पेबल आपको डॉलर्स में मिल गया, अब कहानी आसान है। रेट तभी 75 थी, बढ़ के हो गई रेट 79, ₹4 का लॉस। बुक करना सर, तो 13,000 इंटू 4 कितना हो गया आपके लिए? 52,000 का आपको पहले लॉस होएगा। अच्छा, फिर 79 की रेट से रेट गिर गई। लायबिलिटी में रेट गिरना मतलब फायदेमंद है, तो कितने से गिर गई? 0.7 से गिर गई। कैसे मिला सर? 79 से रेट हो गए 78.3, 0.7 का गेन। तो 13,000 इंटू 0.7 करोगे तो आएगा 9,100 का प्रॉफिट गेन। सिंपल, इतना सिंपल है निकालना। देखो एक बार आप कंसेप्ट को पकड़ लोगे ना, फिर कहानी बड़ी आसान है, ठीक है। चलो अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 इस चैप्टर का मेरा पर्सनल फेवरेट क्वेश्चन है। हाँ सर, मेरा फेवरेट है। सुनो क्या बोलता है। ट्रावर लिमिटेड इज एन इंडियन इंपोर्टर, ठीक है, उसको पे करना है 50,000 पाउंड्स 31 मार्च को, ठीक है, ये पेबल है उसका। उसके बाद दो ऑप्शन है। ही कैन पे इमीडिएटली विद अ कैश डिस्काउंट ऑफ 1% ऑन द पेबल। वो चाहे तो ये 50,000 पाउंड्स आज पे कर दे, आज पे करेगा तो 1% का डिस्काउंट भी मिलेगा। वेरी गुड सर, है ना। तो 31 मार्च को पे कर सकता है, या फिर पे आफ्टर 6 मंथ्स, 6 महीने बाद, मतलब सितंबर में पे करेगा, विथ एन इंटरेस्ट एट 5% पर एनम ऑन दी पेबल। 6 महीने बाद पे करेगा तो 50,000 प्लस 5% करके पे करना पड़ेगा। और जब 6 महीने बाद पे करेगा तो 6 महीने की बाद रेट भी ज्यादा है, उस पर पे करना पड़ेगा, ठीक है सर। तो आप बोलोगे सर आज ही पे करना फायदेमंद लग रहा है, डिस्काउंट भी मिल रहा है और रेट भी कम है, बाद में तो इंटरेस्ट भी भरना है और रेट भी ज्यादा है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती गाइस, अभी देखना ध्यान से क्या बोलता है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है जो पढ़ने जा रहा हूं अभी। द बोरिंग रेट फॉर ट्रावर लिमिटेड इन रुपीज इज 15% पर एनम। अब ये क्यों दिया हुआ है? यही बच्चे को क्रैक नहीं हुआ था एग्जाम में। सुनना, अगर आप आज पे करोगे, आज पे करने के लिए ऐसा मानना आपके पास पैसे नहीं है, आपको आज पे करने के लिए बैंक से उधारी लेनी पड़ेगी। देखो अगर 6 महीने बाद पे करना है तब तक मेरे पास पैसे आ जाएंगे, ये जो भी गुड्स वगैरह है ये मैं मार्केट में बेचूंगा, पैसे कमा लूंगा, तब मेरे पास पैसे आ जाएंगे भरने के लिए। अगर आज पे करना है तो आज पैसे नहीं है मेरे पास, तभी तो 2 ऑप्शन इवैल्यूएट कर रहा हूं ना। तो आज भरने के लिए आपको मार्केट से 15% पे लोन उठाना पड़ेगा 6 महीने के लिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब वो पूछता है बताओ दोनों में से कौन सा ऑप्शन बेटर है। तो सिंपल है, अभी आप इवैल्यूएट करना, अगर आप आज पे करोगे तो कितना भरना पड़ता और बाद में पे करोगे तो कितना भरोगे। इधर आ जाओ दिखाता हूं। मान लो कहां गया ये रहा। अगर आप आज पे करोगे तो आपको 50,000 इंटू 97 आज की रेट जो है उस हिसाब से पे करना पड़ेगा। इस पे आपको 1% का डिस्काउंट मिलेगा, वो लेस कर दो। लेकिन ये पैसा आपको चाहिए, बट ये पैसा लोन पे लेना पड़ेगा 15% के लोन पे। तो इसको इंटू 15% इंटू 6/12 इतना इंटरेस्ट भी लगेगा आपको, क्योंकि लोन लेके रीपे करोगे ना आज। तो ये हो गया इफेक्टिव पेमेंट अगर आप आज पे करोगे तो। 6 महीने बाद पे करोगे तो कितना भरोगे? 50,000 इंटू 6 महीने बाद की रेट के हिसाब से पे करोगे, है ना, प्लस 5% का इंटरेस्ट। अब 5% पर एनम दिया हुआ है, ध्यान रखना, जब पर एनम दिया है तो 6/12 करना पड़ेगा। अगर पर एनम नहीं बोलता फ्लैट 5% है तो डायरेक्टली 5% कर देते। तो यहाँ 5% इंटरेस्ट आप ऐड करोगे, इतना आता है। तो इफेक्टिवली इफ यू सी ऑप्शन 1 में हम ज्यादा पे कर रहे हैं, तो ऑप्शन 2 इज मोर बेटर बेनिफिशियल फॉर द कंपनी। तो मैंने लिखा हुआ है थस ऑप्शन 2 इज बेनिफिशियल एज द आउटफ्लो इज लोअर। और लोअर कितने से वो भी निकल के बता दिया मैंने इनको। शानदार क्वेश्चन, मजा आ गया गाइस, ठीक है। चलो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, अ वेरी गुड क्वेश्चन, इट कवर्स अ लॉट ऑफ एस्पेक्ट्स। प्लीज ध्यान से देखना क्या बोलता है। करना इज अ इंडियन कंपनी हैज द फॉलोइंग फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन, सारे के सारे फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन है। ऑन 1 जुलाई 2022 इंपोर्टेड गुड्स। अब गुड्स जब इंपोर्ट किया मतलब खरीदा है। देखो इंपोर्ट करना मतलब परचेज करना, एक्सपोर्ट करना मतलब सेल करना। इंपोर्ट किया है तो परचेज टू क्रेडिटर्स एंट्री मारी होगी, है ना। अब जब इंपोर्ट किया तो रुपीज में दिया हुआ है, हमको रुपीज में नहीं चाहिए, फॉरेन करेंसी में चाहिए। तो 1 जुलाई की रेट क्या थी उससे डिवाइड करो, मिलेगा फॉरेन करेंसी। इट कम्स टू 36,000 यूरोस। ये क्रेडिटर्स का दाम है। अच्छा मैं आपको दे दूं, पूछा क्या है इन्होंने, बोला है ईयर एंड पे ये क्रेडिटर्स कौन से वैल्यू पे दिखेगा,
तो क्रेडिटर्स इज अ मॉनेटरी आइटम, तो क्लोजिंग रेट पे दिखेगा। सेकंड पूछा है गेन लॉस का अमाउंट, तो इधर देखो मैंने करके दिया हुआ है, बड़ा सिंपल सा पार्ट है। जैसे मेरा जो क्रेडिटर्स है इट वॉज रुपीज में 30,96,000, इसको मैंने 1 जुलाई के रेट से डिवाइड किया तो मेरे को अमाउंट मिला 36,000 यूरोस। अब आप बस देख लेना रेट कितनी हो गई है, 86 से जम मार के रेट हो गए 90। तो दो चीज पूछिए, क्रेडिटर्स टोटल में कौन से वैल्यू पे दिखेगा, तो 90 के हिसाब से दिखेगा 36,000 यूरोस इंटू 90, इट विल बी शोन एट 32,40,000 बराबर। और एक्सचेंज गेन लॉस कितना रहेगा वो निकालने का दो तरीका है, या तो सीधा कंपेयर कर लो, डे 1 पे इतना था रुपीज में, ईयर एंड पे बढ़ गया रुपीज में तो लॉस हो गया, या फिर आप देख लो रेट 86 थी, बाद में रेट हो गया 90, 4 रुपए से बढ़ गया तो 36,000 इंटू 4 लॉस हो गया। लाइबिलिटी में बढ़ना मतलब नुकसान होता ना वैसा, ठीक है। चलो आगे, तो ये पहला वाला पार्ट था। दूसरा पार्ट, ऑन 1 अक्टूबर इंपोर्टेड प्लांट एंड मशीनरी फ्रॉम लूसी लिमिटेड जर्मन बेस्ड कंपनी फॉर यूरो 18,500, ये यूरोज में दिया हुआ है। द अमाउंट वॉज पेड ऑन द डेट ऑफ इम्पोर्ट इटसेल्फ, यहां आपने पीपी खरीदा है बट पीपी टू क्रेडिटर्स नहीं होगा, पीपी टू कैश बैंक, बिकॉज पेमेंट अपन पहले कर चुके, तो यहां सिर्फ एक ही आइटम बचा पीपी, प्लांट एंड मशीनरी बराबर। प्लांट एंड मशीनरी इज अ नॉन मॉनिटरी आइटम, इसको आप डे 1 पे तो कन्वर्ट करोगे डे 1 की रेट पे, तो डे 1 पे रेट क्या थी 88, तो डे 1 पे 18,500 यूरोस इंटू 88 इस पे रह जाएगा। अब क्योंकि नॉन मॉनेटरी आइटम है तो इसको रीमेजर नहीं करोगे, तो ईयर एंड पे भी इसी वैल्यू पे दिखेगा, और क्योंकि सेम वैल्यू पे दिखाया है तो कोई गेन लॉस नहीं आएगा एक्सचेंज का। आगे तीसरा मजेदार है, ऑन 1 दिसंबर वी एक्सपोर्टेड गुड्स। अब एक्सपोर्ट करने का मतलब है आपने सेल किया है, ये फर्क समझने का ट्राई करना, ठीक है। सेल किया है आपने, अब जब सेल किया तो रुपीज में दिया हुआ है, तो पहले तो इसको यूरोज में कन्वर्ट करो। दिसंबर की रेट है 84, डिवाइड करोगे तो ट्रेड रिसीवेबल्स यूरोज में आ जाएगा 60,000, ठीक है। अब 84 तब की रेट थी, अब रेट बढ़ के 90 हो गई। दो चीज पूछी है, ट्रेड रिसीवेबल ईयर एंड पे कौन से वैल्यू पे दिखेगा, मॉनेटरी आइटम है, क्लोजिंग रेट पे रीमेजर करोगे 90 के हिसाब से इस वैल्यू पे दिखेगा। दूसरा गेन लॉस कितना है, क्लियरली यहां गेन है, क्यों, पहले 50,40,000 था अब बढ़ गया, असेट बढ़ना मतलब गेन। दूसरा तरीका, पहले रेट 84 थी अब 90 हो गई, रेट बढ़ना असेट में मतलब गेन। दो तरीका निकालना है, कैसे में निकालो, सिंपल, क्वेश्चन इज डन। क्या बात करते हो सर, यस, मतलब एक पार्ट मेरा हो गया चैप्टर का, तुमको समझता है दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर। जो बाकी दो पार्ट है वो बड़ा सिंपल है, मैं अभी करवाता हूं 10 मिनट के अंदर आपको, इधर आ जाओ, ठीक है, समझा ये वाला पार्ट, ठीक है। सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर, ट्रांसलेटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ फॉरेन ऑपरेशंस। ये एक्चुअली हम ब्रांच अकाउंट में करते हैं, पता है, ब्रांच में अपन फॉरेन ब्रांच करते हैं, है ना, तो वहाँ ऑलरेडी कवर्ड है, तो मैं यहाँ वापस चर्चा नहीं करूंगा, बट जो काम की बात है वो जरूर करूंगा आपके साथ। तो सबसे पहली बात, इसको अलग रखना, फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन अलग है, फॉरेन ऑपरेशन अलग है, ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ मैंने लिख के भी दिया हुआ है, जब आप फॉरेन ऑपरेशन में आते हो तो इधर देखो, फॉरेन ऑपरेशन में, ठीक है, इसमें जो फॉरेन ब्रांच का डिस्कशन है, उसके अलावा जो फॉरेन ऑपरेशन के दो हिस्से होते हैं, एक होता है इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन, एक होता है नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन, फिर होता है ट्रांसलेशन ऑफ एफएस। अगर इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन है तो उसके एफएस कैसे ट्रांसलेट होगे, अगर नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन है तो उसके एफएस कैसे ट्रांसलेट होगे। उसके अलावा एक्सचेंज डिफरेंस कहां जाएगा, इन केस ऑफ इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन एक्सचेंज डिफरेंस गोज टू पीएनएल, इन केस ऑफ नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन जो भी एक्सचेंज डिफरेंस है वो रिजर्व सरप्लस के अंदर एफसीटीआर में दिखता है, फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व यहां दिखता है। ये चारों चीजें ऑलरेडी कवर्ड इन ब्रांच अकाउंट्स, तो अगर ब्रांच अकाउंट्स का रिवीजन देख रखा है तो वहां कवर है, नहीं देखा है तो मैं जब डालूंगा तो वहां कर लेना, वहां आपको समझ जाएगा। तो क्योंकि मैं वहां चर्चा करूंगा तो मैं दोबारा डबल रिपीटेशन नहीं करना चाहता इसके अंदर। सबको समझा ये वाला पार्ट, मैं एक बार चाहिए तो वापस से रिपीट कर दूं। फॉरेन ऑपरेशन में दो टाइप के ऑपरेशन होते हैं, एक होता है इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन, एक होता है नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन। इंटीग्रल का बेसिक मतलब होता है हम मानते हैं कि जो फॉरेन में ब्रांच है वो हमारा ही एक्सटेंशन है। नॉन इंटीग्रल मतलब वो हम, नॉन इंटीग्रल मतलब नाम में बोलता है कि जो इंटीग्रल नहीं है वो हमारा इंटीग्रल पार्ट नहीं है, उसको हम मानते हैं कि वो एक सेपरेट एंटिटी है, सिर्फ हमने खोला तो हमारी ब्रांच है, बट वो काम भी अपने हिसाब से करता है, सेल भी अपनी ही करता है, उसके कस्टमर भी अपने हैं, प्रोक्योरमेंट भी उसका खुद का है, बराबर। इंटीग्रल में ऐसा नहीं होता है, इंटीग्रल में मैं गाइड करता हूं, तू सामान ये ले, इतने में बेच, ऐसे बेच, वैसे बेच, ऐसा। तो एक होता है इंटीग्रल, एक होता है नॉन इंटीग्रल। दोनों के जो फिनेंशियल्स है वो ट्रांसलेट कैसे होंगे ब्रांच में डिस्कस करते हैं। उसका एक्सचेंज डिफरेंस यहां ध्यान रखना, इंटीग्रल रहेगा तो डिफरेंस जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, नॉन इंटीग्रल रहेगा तो डिफरेंस जाएगा एफसीटीआर में, ठीक है। अब मालूम कैसे पड़ेगा कि इंटीग्रल है कि नॉन इंटीग्रल, तो उसके कुछ इंडिकेटर्स है, एग्जाम में कुछ क्वेश्चन आ सकता है, एक बार बस रीडिंग दे देना, ठीक है, जस्ट रीड दिस वंस, इतना क्रिटिकल नहीं है बट एक बार पढ़ के चले जाना। उसके अलावा इसमें एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट, कभी कभी क्लासिफिकेशन भी चेंज होता है। मान लो आपका इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन
बन गया नॉन इंटीग्रल, तो फिर एक्सचेंज डिफरेंस का क्या होगा आने वाले समय में? तो देखो सबसे पहले ये याद रखो, दोनों केस में एक्सचेंज डिफरेंस जाता कहाँ है? तो इंटीग्रल वाले केस में एक्सचेंज डिफरेंस जाता है प्रॉफिट एंड लॉस में, नॉन इंटीग्रल वाले केस में एक्सचेंज डिफरेंस जाता है एफसीटीआर में, इन रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो अगर वो इंटीग्रल से बन गया नॉन इंटीग्रल, तो अभी फ्रेश में क्या बना है? नॉन इंटीग्रल ना, तो नॉन इंटीग्रल वाला क्राइटेरिया अप्लाई करना। इसका मतलब अभी आने वाला जो एक्सचेंज गेन लॉस है वो एफसीटीआर में जाएगा। अच्छा, ऑपोजिट होता तो मान लो पहले वो था नॉन इंटीग्रल, अब वो बन गया इंटीग्रल, तो ताजा ताजा में क्या बना है? ताजा ताजा में इंटीग्रल बना है ना, तो इंटीग्रल वाला क्राइटेरिया अप्लाई करना। मतलब अभी से इसका जो भी एक्सचेंज गेन लॉस है वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। सर लेकिन पहले तो वो नॉन इंटीग्रल था ना, तो जो पहले आपका एफसीटीआर में पड़ा है वो उसको नहीं छेड़ने का, ना है छेड़ो मोहे, उसको नहीं छेड़ने का। पुराना वाला डिफरेंस एफसीटीआर में था वहीं पड़े रहने दो। सिर्फ जो आने वाला डिफरेंस है वो अब से जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, क्योंकि अब से ये इंटीग्रल बन चुका है। सबको समझा ये वाला पार्ट? ये मेरा पूरे एएस का सेकंड पार्ट था। देखो कितना फटाफट हो गया ना, बिकॉज इसका मैक्सिमम डिस्कशन ब्रांच अकाउंट्स में हो जाता है। क्लियर? अब आएगा तीसरा पार्ट। एक घुट पानी पी लूं। मजा आ गया। तीसरा पार्ट, अकाउंटिंग फॉर फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट्स। ना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट्स अपन समझने का ट्राई करते। अच्छा ध्यान रखना, इसमें आधा क्लास में बताया था मैंने आपको, इसकी विस्तार में चर्चा वैसे आपके इंटर लेवल पे नहीं होती है। फाइनल में एक सब्जेक्ट है एएफएम, वहाँ ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट वगैरह क्या होता है उसकी बहुत चर्चा होती है। तो यहाँ मैं जो डिस्कस करूंगा, रिवाइज कराऊंगा, वो सिर्फ आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिवाइज कराऊंगा, ठीक है? तो अकाउंटिंग फॉर फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट्स। अब इसमें दो तरह के होते हैं कॉन्ट्रैक्ट, एक होता है हेजिंग का कॉन्ट्रैक्ट, एक होता है स्पेकुलेशन वाला कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेजिंग? हेजिंग का मतलब होता है अपने रिस्क को कम करना, अपने रिस्क को मिटिगेट करना। मान लो मैंने कोई पीपी खरीदा भार्गव से, ठीक है, पेमेंट करूंगा 3 महीने के बाद। तो जब मैं भार्गव से पीपी खरीदता हूं, पेमेंट 3 महीने के बाद करूंगा, तो मेरा सबसे बड़ा डर क्या है? कि एक्सचेंज रेट बढ़ ना जाए, क्योंकि बढ़ेगी तो ज्यादा पे करना पड़ेगा ना 3 महीने के बाद। ये मेरा डर है। तो बस इसी रिस्क को मैं खत्म कर देता हूं। कैसे? आज ही रेट फिक्स करके, आज ही रेट फिक्स करके, उसको बोलते हैं हेज करना, हेजिंग, बराबर। तो इसको समझने के लिए अपन करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 4। अच्छा, हेजिंग में एक बात ध्यान रखना, हेजिंग में करना क्या होता है? हेजिंग में, चलो एक क्वेश्चन करवाता हूं, क्वेश्चन से समझाऊंगा आपको मैं। इधर आ जाओ, इलस्ट्रेशन नंबर 4, ठीक है? देखो जैसे फॉर एग्जांपल राव लिमिटेड परचेज अ प्लांट, यहाँ प्लांट परचेज कर रहा हूँ फॉर $10,000 ऑन 1 Feb, ठीक है, पेबल आफ्टर 3 months। अब देखो मैं इस डॉलर्स का पेमेंट 3 महीने के बाद करूंगा। मेरा डर क्या है? डॉलर्स का एक्सचेंज रेट बढ़ ना जाए, ठीक है? अब ये डर को खत्म करने के लिए मैं एंटर करता हूँ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है फ्यूचर की रेट को आज ही फिक्स कर देता हूँ। कंपनी एंटर्ड इनटू अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर 3 months एट 49.15। मैंने रेट आज ही फिक्स कर दी। अब 3 महीने के बाद रेट 50 हो जाए, 80 हो जाए, 90 हो जाए, 150 हो जाए, 200 हो जाए, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। मैं 3 महीने के बाद इसी रेट पे सेटल करूंगा, ठीक है? आगे, एक्सचेंज रेट पर डॉलर ऑन 1 Feb वॉज 48.5। देखो मैंने प्राइस 49.15 पे लॉक किया है, लेकिन आज की रेट ये नहीं थी, आज की रेट थोड़ी कम थी। मतलब मैं बोलूं मैंने प्रीमियम पे, थोड़ा हायर प्राइस पे हेज किया है अपने आप को, है ना? हायर प्राइस पे हेज किया है, बस वो हायर कितना है उसको बोलते हैं प्रीमियम। अब हेजिंग में क्या करते हैं पता है? आज की जो रेट है उसके मुकाबले हम ज्यादा प्राइस पे लॉक कर रहे हैं ना। देखो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट मैंने 49.15 पे किया है, जबकि आज की रेट कम थी। तो ये जो एक्स्ट्रा पे करो नुकसान है आपका, प्रीमियम बोलो नुकसान बोलो, इसको क्या करना है? इसको फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के पीरियड में बुक करना है। तो मान लो मेरा फॉरवर्ड रेट है 49.15, ये वो रेट है जिस पर मैंने फिक्स किया है। आज की रेट क्या थी? 48.85। तो नुकसान कितना हो गया? 0.3 का नुकसान हो गया। कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू $1 लाख, टोटल लॉस 30,000 का। क्या करे? जितने समय का कॉन्ट्रैक्ट है उतने समय में ये लॉस बुक करना है। तो मान लो कॉन्ट्रैक्ट था फ्रॉम 1 Feb फॉर 3 months, तो हर महीने 10,000 10,000 10,000 आप बुक करोगे। तो मैंने यहाँ सिखाया भी, इधर देखो जरा। जैसे फॉर एग्जांपल 1 Feb से लेकर 30th April तक का कॉन्ट्रैक्ट था ये, उसमें से 2 महीने इस फाइनेंशियल ईयर में फॉल कर रहे हैं और 1 महीना अगले फाइनेंशियल ईयर में फॉल कर रहा है। तो 2 महीने का जो लॉस है वो इस फाइनेंशियल ईयर में बुक करेंगे, दैट इज 20,000, और जो 1 महीने का लॉस है वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में बुक होगा। इसका मतलब हेजिंग में हम क्या करते हैं?
हेजिंग में जो हेज करने पे आप एक्स्ट्रा प्राइस पे लॉक करते हो उसको बोलते हैं प्रीमियम। मान लो अगर आज से कम प्राइस पे लॉक करते हैं, मान लो आज की रेट है 48.85, बट मैं जो प्राइस फिक्स कर रहा हूं वो है 46.85 मान लो, तो कम में लॉक कर रहा हूं ना, उसको बोलते हैं डिस्काउंट, वो गेन हो जाएगा बराबर। तो यहां जो प्रीमियम है, प्रीमियम माने लॉस और डिस्काउंट माने गेन। तो जो भी प्रीमियम और डिस्काउंट है अराइजिंग एट द इंसेप्शन, इंसेप्शन मतलब जिस दिन आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो उस दिन पे, ऑफ सच फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट शुड बी एमोटाइज्ड ओवर द लाइफ ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। बराबर, ध्यान रखना, मैं इस पे और चर्चा करूंगा, प्लीज ध्यान रखना, थोड़ा समय देना मुझे। सेकंड कॉन्ट्रैक्ट है स्पेकुलेशन। अब हेजिंग और स्पेकुलेशन में फर्क क्या होता है समझने का ट्राई करना। एक क्वेश्चन पढ़ाता हूं आपको, देखो इलस्ट्रेशन नंबर 5 क्या बोलता है। मिस्टर ए बॉट अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर 3 मंथ्स फॉर $1 लाख। अब इलस्ट्रेशन नंबर 5 और 4 में क्या फर्क था। 4 में हम एक प्लान खरीद लेते, उस प्लान के पेमेंट के रिस्क के अगेंस्ट हम हेजिंग कर रहे थे बराबर। इलस्ट्रेशन नंबर 5 में हम कोई प्लान नहीं खरीद रहे है ना, सीधा सीधा डायरेक्टली फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं। मतलब यहां कोई बेस कॉन्ट्रैक्ट नहीं है जिसके डर से हम ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। जैसे इलस्ट्रेशन 4 में एक बेस कॉन्ट्रैक्ट था कि मैं प्लान खरीद रहा हूं, ये प्लान खरीद रहा हूं, इसकी वजह से मुझे कोई पेमेंट करना है और अब उसको मैं हेज कर रहा हूं, मतलब यहां देयर वाज अ बेस कॉन्ट्रैक्ट। इन स्पेकुलेशन देयर इज नो बेस कॉन्ट्रैक्ट, आप सीधा सीधा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हो, ये डिफरेंशिएशन है। ठीक है, इससे मालूम पड़ेगा एग्जाम में क्वेश्चन हेजिंग का है कि स्पेकुलेशन का है। सर उससे फर्क क्या पड़ेगा, दोनों की अकाउंटिंग अलग है ना, सुनना। तो स्पेकुलेशन में आपने 3 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया एट $1 लाख, तब एट $1 इज इक्वल टू 47.10। यहां भी आपने प्राइस फिक्स करी, क्या रेट पे फिक्स करी, 47.10। ठीक है, ये आपने प्राइस फिक्स कर दी। आज की रेट क्या थी, 47.02। स्पेकुलेशन में हम आज कोई भी गेन लॉस नहीं निकालते, जैसे हेजिंग में क्या कर रहे थे, हम आज निकालते प्रीमियम का जो भी गेन लॉस है वो, और उसको अपन ओवर द पीरियड बुक करते हैं। स्पेकुलेशन में ऐसा नहीं होता है, स्पेकुलेशन में जो भी गेन लॉस निकलता है वो सीधा कॉन्ट्रैक्ट के सेटलमेंट पे निकलता है। जैसे आगे देखो इधर 31 दिसंबर बीच में आया, ईयर एंड पे रेट हो गए 47.15, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑन 31 जैन ही डिसाइडेड टू सेल द कॉन्ट्रैक्ट एट 47.18। स्पेकुलेशन में हम जिस रेट पे कॉन्ट्रैक्ट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को लॉक करते हैं वो रेट, और जिस दिन वो सेटलमेंट हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट सेल हो रहा है, सेटलमेंट हो रहा है, जो भी हो रहा है, उस दिन की रेट से कंपेयर करते हैं। मतलब यहां हम, ये हमारी फॉरवर्ड रेट है बराबर 47.10। फॉरवर्ड रेट मतलब जिस रेट पे आपने कॉन्ट्रैक्ट को लॉक किया है। जैसे ऊपर वाले केस में हेजिंग में मैं लॉक किया था 49.15 में, यहां मैंने लॉक किया है 47.10 पे, तो इस प्राइस को मैं सेल प्राइस से कंपेयर करता हूं। मैंने मान लो लॉक किया मतलब खरीदा 47.10 में, बेचा 47.18 में, सीधा 0.08 का फायदा हो गया मेरा। यह फायदा आप ओवर द पीरियड बुक नहीं करोगे, जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट सेल हो रहा है क्या सेटल हो रहा है सीधा उस दिन बुक करने का। तो मैंने यही किया, देखो सेल की रेट, ये मेरी कॉन्ट्रैक्ट की रेट, ये फायदा, ये सीधा बुक करोगे आप जिस दिन सेल हो रहा है उस दिन पे। अब बच्चे को होता है कंफ्यूजन भयंकर लेवल का कि हेजिंग में क्या हो रहा है, स्पेकुलेशन में क्या हो रहा है। अब जो मैं बात करने जा रहा हूं 90 सेकेंड जो बात करूंगा दैट विल समराइज एवरीथिंग फॉर यू, प्लीज ध्यान से सुनना। सबसे पहले हेजिंग में क्या होता है, हेजिंग में एक होता है परचेज ऑफ पीपी या गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट। अब उस कॉन्ट्रैक्ट को हेज करने के लिए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया जाता है। ठीक है, हेजिंग में हम फॉरवर्ड की रेट और स्पॉट की रेट को कंपेयर करते हैं। फॉरवर्ड रेट मतलब जिस रेट पे आप वो कॉन्ट्रैक्ट को लॉक कर रहे हो, फॉरवर्ड रेट में एंटर करते हैं ना, 3 महीने बाद इतने में सेटल करूंगा, तो उस फॉरवर्ड रेट को, और स्पॉट रेट मतलब आज की रेट। जैसे देखो इलस्ट्रेशन नंबर 4 में क्या था, फॉरवर्ड रेट 49.15, जबकि आज की रेट क्या थी 48.85। तो फॉरवर्ड और स्पॉट रेट कंपेयर होती है, और हेजिंग में जो भी गेन लॉस आएगा वो ओवर द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड हम बुक करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। स्पेकुलेशन में क्या होता है, स्पेकुलेशन में देयर इज नो परचेज ऑफ प्लांट या गुड्स, सीधा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, पहली चीज। सेकेंड चीज, स्पेकुलेशन में हमको जब गेन लॉस निकालना है तो हम फॉरवर्ड रेट और जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट को सेल या सेटल कर रहे उसकी सेल रेट कंपेयर करते हैं। तो यहां फॉरवर्ड और स्पॉट रेट कंपेयर नहीं हो रही है, फॉरवर्ड और सेल रेट कंपेयर हो रही है। जैसे यहां देखो इलस्ट्रेशन नंबर 5 में फॉरवर्ड रेट वाज 47.10, बीच में स्पॉट रेट भी दिया हुआ है, ईयर एंड का रेट भी दिया हुआ है, सब इग्नोर करना, फॉरवर्ड रेट और सेल की रेट वो कंपेयर करेंगे बराबर। और यहां जो भी गेन लॉस आएगा वो बुक करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में एक साथ, सीधा सेल वाली डेट पे। डे 1 पे कोई प्रॉफिट लॉस बुक नहीं होता है, बस मैंने वो यहीं लिखा रखा है आपको। ये समरी मैंने आपके लिए शानदार तरीके से बनाई है, इसको समझ डाला तो लाइव झिंगा लाला। मैं इससे ज़्यादा आपके लिए ये पार्ट सिंप्लीफाई नहीं कर सकता,
और इसी के साथ अगर आपको इतना समझ गया तो AS11 इज ओवर। अच्छा, AS11 में बीच में एक और क्वेश्चन दिखेगा आपको, क्वेश्चन नंबर 7 बड़ा दिखेगा क्वेश्चन। वो एक्चुअली क्वेश्चन अपन ब्रांच अकाउंट्स में कवर करते हैं, बिकॉज इसमें ट्रांसलेशन सिखाता है कि जो अपने फॉरेन ऑपरेशन है उसको आप ट्रांसलेट कौन से रेट पे करोगे। मैंने कहा ना वो फॉरेन ब्रांच में हम डिस्कस कर लेते हैं ऑलरेडी इन ब्रांच अकाउंट्स, तो वहां कवर हो जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ आपका पूरा का पूरा AS11 का रिवीजन इज डन एंड डस्टेड। ठीक है, मैंने कोशिश की है कि रिवीजन के अंदर भी वो डिटेलिंग रखूं ताकि आपको चीज़ अच्छे से रिकॉल हो जाए। अगर आपने यहाँ तक रिवीजन देखा है, पसंद आया है, तो एक कमेंट ज़रूर करके जाना कि आपको ये रिवीजन कैसा लगा। आपके लिए छोटा सा कमेंट होगा, मेरे लिए इट विल बी अ मोटिवेशन फैक्टर टू अपलोड मोर सच वीडियोस फॉर यू। ठीक है, उसके अलावा पसंद आया लाइक करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना, क्योंकि पता नहीं कौन बच्चा इस AS में अटका पड़े और आपके एक शेयर से उसका शायद ये AS आसान बन जाए। और हमारा यही मोटिव है कि सब बच्चे के लिए हम पूरा एडवांस अकाउंट एकदम आसान बनाते हैं, स्पेशली AS वाला पार्ट। ठीक है, तो इसी के साथ मैं सेशन करूंगा रैप अप। शुक्रिया एवरीवन, थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू ऑल एंड थैंक यू सो मच। आई होप यू लाइक द लेक्चर। ओके, बाय बाय। और अरे एक चीज तो भूल गया, एक के भाई साहब, अब वो ना एंड, चलो बाय।